कोर्ट में मामला जो अटका है फॉरेस्ट राइट्स का, वो अटका है सैटेलाइट इमेजिंग के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला है सभी सरकारों को कि आप सैटेलाइट सर्वे करके लाइए, और जो सैटेलाइट सर्वे में दिखेगा वो, मतलब ऐसा बोला नहीं है लेकिन वो इम्प्लाइड है कि अगर सैटेलाइट सर्वे में दिखेगा तो उसको मान्यता हो सकती है, अगर सैटेलाइट सर्वे में नहीं दिखेगा तो उसको हम मान्यता नहीं देंगे। अब ये बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ इसके बारे में इस समय दो चीजें मुझे लग रहा है हमको याद में रखना है कि सैटेलाइट बहुत एक्यूरेट नहीं रहता है, उसमें पुराने सैटेलाइट इमेजेस में रंग भरा जाता है बाद में, जो वो अलग दिखते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। 5 मीटर का अंतर रहता है, मतलब एरर मार्जिन रहता है, उसमें कई प्रकार की चीजें हैं जो हम बोल सकते हैं कि उस एरर के कारण हमारा खेत या हमारा जंगल नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज है कि ये जो मोटा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो नोडल एजेंसी है फॉरेस्ट राइट्स का, उसका एक सर्कुलर है जो सबके पास होना चाहिए, जिसमें उन्होंने बोला है कि सैटेलाइट इमेज आप एक सबूत के तौर पर आप पेश कर सकते हो कि 2 सबूत आपको चाहिए खेत के, एक आपका सैटेलाइट इमेज आप पेश कर सकते हो अगर आप चाहो, लेकिन सैटेलाइट इमेज नहीं होने के कारण, सैटेलाइट इमेज में आपका खेत नहीं दिखने के कारण आपका दावा निरस्त नहीं किया जा सकता है। आप चाहो तो उसको एक सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट इमेज में आपका नहीं दिख रहा करके आपको निरस्त नहीं किया जा सकता है। ये क्योंकि सर पर मंडराता हुआ एक खतरा है, और कई जिलों में अभी बोल रहे तुम्हारा खेत नहीं है सैटेलाइट में, खारिज। तो इस फर्क को हमको भी याद रखना चाहिए अगर हम फॉरेस्ट राइट्स को लेके कानूनी या मैदानी किसी भी स्तर पर हम बात करें। माधुरी, सुप्रीम है ना, इन लोगों ने इसी के ऊपर ये बड़ा इशू हो गया सुप्रीम कोर्ट में, और वाइल्ड लाइफ फर्स्ट जो पिटिशनर है हमारे खिलाफ, उसका पूरा फोकस इसी पर है। तो मेरे ख्याल से इसका थोड़ा विस्तार से एक जवाब रेडी करना जरूरी है, क्योंकि जज साहब भी बहुत प्रभावित हो गया इस आर्ग्यूमेंट से कि दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा ठीक है, मैं समझ सकता 5 मीटर का अनसर्टेनिटी जैसा है, लेकिन कुछ मतलब कुछ विस्तार एरियाज में, ब्रॉड एरियाज में ऐसा कोई जंगल नहीं दिखेगा तो ये हमने एक एक्सरसाइज जवाब देना था। इसका एक एक्सरसाइज किया था। सैटेलाइट इमेजेस हर समय के, हम हर साल के सैटेलाइट इमेजेस है नहीं, और जो पुराने इमेजेस हैं और नए इमेजेस हैं वो कंपेरेबल भी हमेशा नहीं है। तो बहुत सारी इसमें विसंगतियां हैं सैटेलाइट के टेक्नोलॉजी में, उसको हम ठोस वो करते, मतलब ये बात ये है कि कानून में कहीं सैटेलाइट नहीं लिखा है। हम कोर्ट में जाके बोले कि कानून ने सबूत मांगा है ग्राम सभा से, आप सैटेलाइट कहां से लिया है, तो ये आपका जज साहब आपका गैर कानूनी है, वो हमको एक्चुअली सही बोलेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि किस तरह से कोर्ट्स अभी चल रहे हैं, तो ये बोलने से जज साहब मानेंगे ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी कोर्ट्स भी जो है कानून के अतिरिक्त बहुत सारे समझ के हिसाब से चल रहे हैं। तो कानूनी तौर पर सैटेलाइट के कोई वैधानिक मूल्य नहीं है, लेकिन क्योंकि यह कोर्ट में चलने वाला आर्ग्यूमेंट है कि नहीं हमको नहीं मालूम, इसीलिए सैटेलाइट इमेजेस के टेक्नोलॉजी में जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को हमारे कुछ साथी हैं जो निकाल रहे हैं। आप जानते हैं शरद लेले हैं, आज वाहिनी के भी बहुत सारे इसमें हैं। तो इन विसंगतियों को भी हमको बनाना चाहिए, बताना चाहिए, और फिलहाल यह बोलना चाहिए मोटा का एक सर्कुलर है जो कहता है कि हम खारिज नहीं हो सकते हैं सैटेलाइट इमेज में नहीं दिखने के कारण। उसको हमको जमीन पर तो चलाना चाहिए इस सिक्का को फिलहाल, जब तक मोटा को समझ में नहीं आया और वो अपना सर्कुलर बदल न दे। बीच में निजीकरण की बात हो रही थी, और उसमें मैं एक कमेंट करना चाहूँगा कि अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आ रहा है जिसका नाम है प्लांटेशन प्रमोशन एक्ट। उसमें प्लांटेशन प्रमोशन एक्ट, उस एक्ट में ये बोला गया है
कि प्राइवेट लैंड पे हर पार्टी को जो प्राइवेट लैंड ओन करता है उसे पूरा हक है कि वो वहाँ खड़े कोई भी पेड़, चाहे वो कितने भी पुराने हों, उसे काट सकता है। और भी उसमें ऐसे प्रावधान है कि जो ट्रांजिट और ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जो पहले जो परमिशंस लगती थी या फिर पेड़ काटने के लिए भी जो परमिशंस लगती थी तहसीलदार की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वो सब अब विलुप्त कर दी गई। बट बेसिकली इसका, जैसे कि माधुरी जी भी बता रही थी कि इसका पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। जिस तरीके से वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट को आप पीपीपी मॉडल के अंदर आके प्राइवेटाइज कर रहे हैं, देयर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इस एक्ट में आप प्राइवेट लैंड को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। यदि प्राइवेट लैंड को आप ऐसे डिफाइन कर रहे हैं जिसमें डिग्रेडेड फॉरेस्ट भी आ जाते हैं, तो हमारे वनों की जो जमीन है वहां पे भी पूरी कटाई और पूरा प्लान बन चुका है, पूरे पेड़ों को काटने का पूरा प्लान बन चुका है। तो ये सारे जो नए एक्ट हैं उनके लिए थोड़ा हमें सक्रिय रहना पड़ेगा, इनके खिलाफ बातें उठानी पड़ेंगी। अब मैं अपने अगले वक्ता को बुलाना चाहूँगा जिनका नाम मानस रंजन है, जो कि एडवोकेट हैं और उड़ीसा में कटक में प्रैक्टिस करते हैं। उन्हें मानवाधिकार कानून पे काफ़ी काम किया है और उड़ीसा के बहुत सारे जन संगठनों के साथ जुड़ के, उनके आंदोलनों के साथ जुड़ के काम किया है। मैं आमंत्रित करता हूँ सर। सभी साथियों को जिंदाबाद। मेरा नाम मानस है, लेकिन मैं एडवोकेट नहीं हूँ। मतलब एडवोकेसी करता हूँ लेकिन एडवोकेट नहीं। तो अब एचआरएल के साथ काम करने के ये एक बहुत बड़ा घाटा है कि लोग समझ लेते हैं कि ये लॉयर होगा करके। तो मध्य प्रदेश के बारे में, मैं मध्य प्रदेश में काम नहीं करता हूँ, तो मध्य प्रदेश के बारे में मास्क करके बात कर सकते हैं सबसे। तो मध्य प्रदेश के बारे में जमीनी जानकारी मुझे है, तो मैं सिर्फ उड़ीसा के संदर्भ में कुछ कहूँगा और शायद वो चीज़ मध्य प्रदेश के लिए कोई महत्व रखती हो। तो सबसे पहले तो मैं, जो भाई साहब का प्रश्न था कि क्या हम लोग मेन स्ट्रीमिंग नहीं चाहते हैं, तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा। हालांकि इस पर माधुरी जी ने कहा है, सबने कहा है। दो राज्यों का मैं नाम लूंगा। एक राज्य है उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य है केरल। केरल में भी आदिवासी हैं, हालांकि वो एक आदिवासी राज्य जैसे मध्य प्रदेश को मान्यता है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ वैसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी आदिवासी, यूपी में भी आदिवासी है। यूपी में जो फॉरेस्ट कवर है वो 6%, संपूर्ण जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 6% फॉरेस्ट। और केरल का जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है उसका करीब करीब 55% जो है, 54% जो है वो फॉरेस्ट। और यूपी के जो आदिवासी हैं उनमें जो लिटरेसी है वो लिटरेसी शायद कुछ 54% की लिटरेसी है, और जो केरल का लिटरेसी है वो 74% का लिटरेसी। तो फॉरेस्ट तो नहीं है, तो यूपी के जो आदिवासी हैं उनके पास फॉरेस्ट तो नहीं है लेकिन लिटरेसी भी नहीं है। तो अगर फॉरेस्ट में नहीं रहने के वजह से लिटरेसी बढ़ जाती, आमदनी बढ़ जाती, तो यूपी का जो आदिवासी है वो सबसे ज्यादा खुश होता, क्योंकि वहां पे सबसे कम जंगल है और जंगल से दूर रहता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मन में, जो माधुरी दी ने कहा कि हमारे मन में पहले से एक पूर्वाग्रह बैठ गया है, और वो पूर्वाग्रह कैसे बैठता है, तो उड़ीसा में हम लोग देखते हैं। तो उड़ीसा का तो मैं समझता हूँ, भूगोल समझता हूँ, लेकिन यहाँ का भूगोल नहीं समझता हूँ। लेकिन शायद जैसे उड़ीसा में है कि जहाँ जहाँ जिस जिला में आदिवासी ज्यादा हैं उस जिला में जंगल भी ज्यादा है। क्या ये चीज मध्य प्रदेश में भी सही है? अच्छा। और हमको बचपन से जो बताया जाता है कि जंगल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, वो बताया जाता है कि जो आदिवासी लोग हैं वो झूम खेती करते हैं, वो काट के वहाँ पे, आपके यहाँ पता नहीं क्या, हमारे यहाँ पोड़ू कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं।
तो बचपन से सिखाया जाता है कि झूम खेती से जंगल खराब हो जाता है। ये हम सबने सुना है। झूम खेती सुना है आप लोगों ने सबने, है ना? कि झूम खेती, आदिवासी लोग एक जंगल क्लियर करते हैं, उसमें खेती करते हैं, फिर अगले साल एक और पैच क्लियर करते हैं, उसमें खेती करते हैं, 10, 12, 15 साल के बाद वापस इस खेत में आते हैं और इससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि पूरा जंगल खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जहां जहां पे आदिवासी हैं वहां वहां पे जंगल कम होना चाहिए था, है ना? क्योंकि झूम खेती तो वहीं पे होती है। और जहां जहां पे सेटल्ड एग्रीकल्चर है, जहां पे ट्रैक्टर से खेती होता है, एक खेत को बार बार साल दर साल खड़ते रहते हैं, तो वहां पे जंगल ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि वहां पे झूम खेती नहीं होती। हम लोग जो आदिवासी लोग हैं वो चलावन लकड़ी जो है वो जंगल से लाते हैं, तो आदिवासी क्षेत्र में जंगल कम होने चाहिए थे। और जो लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं शहर में, तो वहां पे जंगल ज्यादा होने चाहिए थे। लेकिन ये सारा चीज हमारे सामने है, लेकिन कुछ करके जो आप लोगों ने मैजिशियंस की बात सुना होगा, जादूगर। तो जादूगर जब अपना जादू करता है, हमारे यहाँ के शब्द इस्तेमाल होता है इंद्रजाल करके कहते हैं उसको, कि वो इंद्रजाल कर देता है और वो क्या कर रहा है वो किसी को दिखता नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सारा जानकारी हमारे पास है कि जंगल वही है जहां पे आदिवासी हैं, लेकिन फिर भी हम आदिवासी को जंगल का सबसे बड़ा दुश्मन मान लेते हैं। और आए दिन उड़ीसा में तो निकलता रहता है, मध्य प्रदेश में आप बताइए मुझे, उड़ीसा में आए दिन कोई भी एक हफ्ता नहीं जाता जिसमें अखबार में एक ये रिपोर्ट नहीं आया कि फलाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अफसर के घर पे रेड हुआ और बहुत सारा पैसा मिला, वो बहुत करप्ट है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा होता है कि अखबार में आता है कि वो टीएफओ पकड़ा गया, वो रेंजर पकड़ा गया, फॉरेस्टर पकड़ा गया, बहुत उसके पास काली कमाई है। तो क्या हर हफ्ते ऐसे न्यूज पढ़ने के बाद फिर भी हम लोग भरोसा करते हैं कि यही जो लोग जो जंगल को बेच के जिनका गुजारा चलता है, वही लोग जंगल को संभालेंगे और आदिवासियों से बेहतर उसको संभालेंगे? क्योंकि हम अगर आदिवासियों का जंगल उनको वापस नहीं दें तो हमारे पास तो क्लैरिटी है कि हम किसको देंगे उसको। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास रहेगा और मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि वो कंपनी के पास जाएगा। तो कंपनी का तो बाद में करेंगे बात। तो क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जहां पे जंगल पे काबिज है, तो क्या वहां पे जंगल बरकरार है? उड़ीसा में हजारों ऐसे गांव हैं, दसों हजारों ऐसे गांव हैं जहां पे लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपने गांव से खदेड़ दिया। और ये प्रक्रिया हालांकि बहुत पुराना है, लेकिन 70 और 80 के दशक में ये बहुत धुन पकड़ा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यहाँ पे बोल दो कि यहाँ तुम नहीं आ सकते और ये जंगल जो है वो हमारा। और जब से ये चीज हुआ है, उस एरियाज में जो जंगल पहले डिग्रेडेड फॉरेस्ट थे या फिर फॉरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गए थे, वो वापस फॉरेस्ट आ रहा है। क्योंकि फॉरेस्ट उड़ीसा में तो हम लोग ये समझते हैं कि जंगल ऐसा चीज है कि उसको कोई पेड़ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग हमारे घर के तो जो गांव से आए हैं या शहर में भी जिनका घर है, जमीन के साथ घर है, फ्लैट में नहीं रह रहे, तो हम लोग अगर 6 महीना वहां पे साफ सफाई नहीं करें तो बोले भाई जंगल जैसा बन गया। तो जंगल अपने से बनती है और अगर आप उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करो तो कोई भी बंजर जमीन जो है वो भी जंगल बन सकता है। तो जंगल अगर नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही रोल। तो इसको इस तरीके से हमको समझने की जरूरत है। हमारे पास एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी भारत में है, सब जगह है, और वो हम लोगों को बताती है कि खेती कैसे करना है। उन्होंने जैसे खेती करने के लिए बताया, उससे हमको क्या फायदा हुआ, क्या घाटा हुआ, ये आज की चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर है तो वो यही बताए ना लोगों को कि भाई जंगल कैसे रखना है, जंगल में क्या लगाना है, और बाकी लोग संभाल लेंगे। हमारी जो खेती की जमीन है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास है या हम लोगों के पास है? वो तो हम लोगों के पास। तो हमारे जो जंगल है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास क्यों? तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जंगल होना भारत में आजादी का जो पूरा सिलसिला है, प्रक्रिया है, उसमें एक जो काम अनफिनिश्ड एजेंडा जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, आप लोग सब समझते हैं तो इतना तो, कि जो अनफिनिश्ड एजेंडा है
क्योंकि भारत जब आजाद हुआ तो सबसे पहला काम हुआ, पूरा ठीक से हुआ नहीं हुआ लेकिन फिर भी हुआ, कि हमारे यहाँ जमींदारी का खात्मा किया गया। और ये बहुत बड़ा फर्क है भारत और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जमींदारी का खात्मा नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं हम लोग ये समझें कि जो ये लड़ाई था जो मुस्लिमवादी और हिंदूवादियों के बीच में, ये दोनों जो हैं वो चाहते थे कि भाई राजा रजोड़े रहें, जमींदार रहें, और इनके खिलाफ जो लोग सेकुलर लोग थे उनका ये कहना था कि भाई रजोड़े को जाना पड़ेगा, जमींदारी जाएंगे। तो भारत में जमींदारी गया, पूरा गया नहीं गया, सीलिंग कितना लागू हुआ, ये बात सही है, नहीं हुआ पूरा, लेकिन एक जमींदारी नहीं गई, और वो जमींदारी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जंगल जाना, जो गांधी जी ने 42 में बोला कि भाई आप भारत को छोड़ के जाओ, अंग्रेजों को बोला, तो उनको बोले कि आप कैसे चलाओगे देश को? भाई आप भगवान पे छोड़ दो, अगर हम मार काट के भी ये कर लेंगे वो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारा तो एक सीधा ये होना चाहिए कि भाई जंगल विभाग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका जंगल में कोई स्थान नहीं है। बाकी लोगों को जंगल दे दो, अगर कोई परेशानी हो रहे हो तो मदद करो उनको। तो ये एक चीज है, मुझे सबसे पहले ये हमारा बेस समझें। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग तो ये ऑलरेडी जानते हैं, मैं थोड़ा उसको बस बता दूं। जहां तक फॉरेस्ट जंगल अधिकार कानून की बात है तो दो बातें हुई, ज्यादा करके हाँ बात हुई कि जो इंडिविजुअल राइट्स है, पट्टा जो व्यक्तिगत पट्टा है, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं ये जमीन को बहुत दिन से खेती कर रहा हूँ और कानून कहता है कि 2005 दिसंबर से पहले अगर कोई खेती कर रहा है तो वो जंगल उसका है, वो जमीन उसका है। जंगल अगर उसका जमीन का दर्जा जंगल है लेकिन वो जमीन उसका है। लेकिन आदिवासी के लिए उसको सिर्फ एक ही चीज बताना पड़ेगा कि 2005 दिसंबर से पहले वो जमीन पे वो काबिज थे, और जो गैर आदिवासी हैं उनको बताना पड़ेगा कि वो 2005 से पहले काबिज थे और उस इलाके में वो 75 साल से रह रहे हैं। लेकिन उड़ीसा में अभी तक पूरे 14 साल में सिर्फ 73 गैर आदिवासियों को पट्टा मिला। और ये कैसे ये हो रहा है? एक तो वहां पे एक चर्चा है और बहुत सारे साथी भी इसको नहीं समझे हैं कि ये जो कब्जा है वो 75 साल का कब्जा नहीं चाहिए। कब्जा तो वही 2005 दिसंबर से पहले का चाहिए। लेकिन जब गैर आदिवासियों के बारे में बात किया जाता है तो बहुत बार होता है तुम्हारा कब्जा कितने साल का है। कब्जा किसी का भी 75 साल का कब्जा का प्रमाण नहीं। 75 साल का, जैसे माधुरी बता रहे थे, वहां पे कोई रह रहा है उसका ही प्रमाण नहीं। जैसे हम लोग उड़ीसा में बात करते हैं कि उड़ीसा जो प्रदेश है वो 1936 में बना। जब उड़ीसा प्रदेश नहीं था तब उससे पहले का 1930 का आप डेटा मांग रहे हो कि उस समय वो वहां था या नहीं था। और सरकार के पास चाहे तो सरकार के पास डेटा है कि कौन कहां पे था, कौन कहां पे नहीं था। 30 तक हम नहीं जा सकते, बात सही। लेकिन 1951-52 में हमारा देश का पहला इलेक्शन हुआ, और पहला इलेक्शन जब हुआ वहां पे उस समय वोटर लिस्ट भी बने। तो अभी सरकार के पास 51-52 के जो इलेक्शन हुए उसके वोटर लिस्ट है। अगर सरकार चाहे, सरकार के पास ही डेटा है कि कौन कौन 51-52 में कम से कम वो या उसके परिवार थे। तो ये एक चीज है, मुझे लगता है कि जिसके ऊपर काम तो हो रहा है। एक दो और चीज सिर्फ बोलूंगा, वो ये है, अभी आप लोगों ने थोड़े दिन पहले, करीब महीने भर पहले, क्या आपने सुना कि कोई एक उड़ीसा का फॉरेस्ट ऑफिसर है जो कोविड के समय चार्टर्ड फ्लाइट में घूम रहे थे और अरेस्ट हुए? अखबार में नहीं, कंजर्वेटर वगैरह नहीं थे, वो असिस्टेंट चीफ कंजर्वेटर, असिस्टेंट पीसीसी। तो उड़ीसा का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पूरा जो प्लांटेशन का काम, पेड़ लगाने का काम है, उसका जो मुखिया थे उनका नाम था अभय पाठक, नाम है अभय पाठक। और वो कोविड के दौरान इधर उधर जाने के लिए दिक्कत हो रहा था ना, बसें ट्रेनें बंद थे तो कैसे जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हवाई जहाज बुक करके भुवनेश्वर से पुणे गए, पुणे से उदयपुर गए, उदयपुर से और कहीं गए। तो और साथ में कुछ
पॉलिटिशियंस को भी घुमाया अपने साथ बिठा के, उनको भी सस्पेंड किया गया, अरेस्ट है। तो जो उड़ीसा का जो अभी उनके पास जितना पैसा था उनके पास, वो करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए उनके पास थे प्लांटेशन करने के लिए। और अभी आपके स्टेट में जो हेड है प्लांटेशन के, उनके पास में करीब 6,000 करोड़ रुपए हैं। तो 8,000 करोड़ रुपए में से कितना बनाया जा सकता है, 6,000 करोड़ रुपए में से कितना बनाया जा सकता है, ये हम लोग सब समझते हैं। क्या ये पैसा डिपार्टमेंट के पास रहेगा या फिर ये पैसा ग्राम सभाओं के पास जाएगा? ये हमारे उड़ीसा में एक सबसे बड़ा सवाल है। हम लोग चाहते हैं कि ये पैसा जो है सीधा सीधा ग्राम सभाओं के पास जाए और वो जंगल की देखरेख कर रहे हैं। अगर कहीं पे बहुत जरूरत है तो जंगल में थोड़ा बहुत प्लांटेशन की जरूरत हो सकती है, लेकिन ज्यादा करके प्लांटेशन की जरूरत नहीं है। लोगों की देखरेख में जंगल वापस आ सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप सुधीर कटियार को तो जानते हैं, सुधीर जी को। तो सुधीर जी एक बार बता रहे थे कि उनके एक दोस्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं और उन्होंने कहा कि सुधीर, इतने साल हम लोगों ने जंगल काटे, लेकिन जंगल लगाने में जितना पैसा है काटने में है नहीं। मतलब जो फॉरेस्ट प्लांटेशन हो रहा है उसमें जंगल काटने से भी ज्यादा करप्शन फॉरेस्ट प्लांटेशंस में है। तो इसलिए कांपा के ऊपर जो हम सब लोगों का ज्यादा पैनी नजर रहनी चाहिए कि कांपा का पैसा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और मध्य प्रदेश जो है पूरे देश में तीसरा नंबर का, कांपा का सबसे ज्यादा पैसा जो 3 है उसमें उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। एक आखिरी पॉइंट में रखना चाहूंगा, नहीं एक्चुअली नहीं, और एक 2 पॉइंट रखना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी चीज है जो उड़ीसा में हम लोग जब 90 के दशक में हम लोग हमारे उड़ीसा की स्थिति के बारे में सोच रहे थे, एक चीज के लिए हम लोग मध्य प्रदेश को अपना मॉडल मानते हैं और वो था कि जो तेंदू पत्ते का जो खरीदारी और उसका जो पूरा सिस्टम था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, तो वो उस समय सबसे बढ़िया माना जाता था पूरे देश में। मतलब उसमें भी गड़बड़ियां तो थी, लेकिन देश में अगर आप तुलनात्मक तरीके से देखें तो उसको सबसे बढ़िया माना जाता था। मध्य प्रदेश सरकार लोगों से तेंदुपत्ता खरीदती थी और उसको एक कोई रेट देके खरीदती थी, फिर उसको बेचती थी और बेचने से जो मुनाफा आता था उसको बोनस के तरीके से हो गया, बोनस के तरीके से वो लोगों में बांटती थी। लेकिन आज के डेट में मध्य प्रदेश में जहां तक मैं जानता हूं, जो तेंदुपत्ता का रेट है वो उड़ीसा से कम है, छत्तीसगढ़ से भी कम है, और महाराष्ट्र का तो बात अलग है क्योंकि महाराष्ट्र में अब सरकार ने जो है वो लोगों को पूरा तेंदुपत्ता का काम दे दिया है और लोग और उड़ीसा से भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं क्योंकि वो सीधा व्यापारियों से काम कर रहे हैं। सीधा व्यापारियों के साथ काम हो या फिर एक बड़ा कोऑपरेटिव हो, इसके ऊपर चर्चा किया जा सकता है। मैं खुद मानता हूं कि लोगों का बड़ा कोऑपरेटिव होने से ज़्यादा बेहतर है। हर एक ग्राम सभा, छोटा ग्राम सभा कंपनी के साथ डील करने से बेहतर है कोऑपरेटिव होना। लेकिन कुल मिला के मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का जो रेट है वो 90 के दशक में आप सबसे अच्छा रेट देने वाले स्टेट थे, सबसे अच्छा बोनस देने वाले स्टेट थे। और आज मध्य प्रदेश जो है सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट है इस मामले में, और बोनस जो है वो बहुत बार बढ़ नहीं रहे हैं। तो बहुत सारा पेंडिंग बोनस का केस हो सकते हैं जिसको एक लीगल चैलेंज भी दिया जा सकता है। आखिरी पॉइंट वो ये है, मैं बस थोड़ा सा डेटा देना चाहूँगा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने एक रिपोर्ट निकाला है 2019 का, जो स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो बताता है कि कितना, कौन से राज्य में कितना जंगल है। तो उसमें एक चीज ये भी है कि कितने लोग जंगल के पास रहते हैं, जंगल के पास वाले गांव में रहते हैं। तो इसमें पूरे देश में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो महाराष्ट्र का है, करीब 4.2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फॉरेस्ट के नजदीक रहते हैं। और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है जहां पे 3.9 करोड़, करीब 4 करोड़ लोग जंगल के पास रहते हैं।
4 करोड़ लोग, मतलब करीब 80 लाख परिवार। अगर ये 80 लाख परिवार में से सिर्फ 10% परिवार भी जंगल के जमीन पे काबिज हैं, तो मध्य प्रदेश में 8 लाख टाइटल मिलने चाहिए, और अभी मिले हैं सिर्फ 2.2 लाख टाइटल। और अगर पिछले 4-5 साल का आप देख लें, जो टाइटल की संख्या, जो सरकारी डेटा दे रहे हैं, ना तो टाइटल की संख्या बढ़ रही है और ना ही जो क्लेम सबमिशन की संख्या भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? 2 चीज है। जस्ट 1 मिनट। 2017 अगस्त और 2020 अगस्त के बीच में 3 साल में 2017 के अगस्त तक करीब 5,75,000 क्लेम हो गए थे, और 2020 अगस्त में 5,85,000। मतलब 3 साल में सरकार ने सिर्फ 10,000 क्लेम को एक्सेप्ट किया है, और 2017 में करीब 2,20,000 टाइटल मिले थे, और अभी 2,29,000 टाइटल, मतलब इस बीच में सिर्फ 10,000 नया टाइटल मिले। तो कहीं ना कहीं पिछले 3 साल तो दिख रहा है इधर, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं करीब 5-7 साल से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर टाइटल के लिए अर्जी लेना और टाइटल देना, ये दोनों ठप पड़ा है। उड़ीसा में हम लोग हमेशा यही चीज कहते हैं कि आदिवासी और दलित के बीच में समन्वय की बहुत जरूरत है और एक अलायंस की जरूरत है, और इसमें जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, ये आदिवासी दलित में एक समन्वय का एक बहुत अच्छा तरीका बन सकता है, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं जिनको बिल्कुल टाइटल नहीं मिल रहे हैं, शायद माधुरी दी बोल रहे थे थोड़े से लोगों को मिले हैं, बहुत कम। तो अगर जो आदिवासी क्षेत्र में जो दलित रहते हैं उनको टाइटल कैसे मिलेंगे, इसके ऊपर अगर काम हो तो मुझे लगता है कि ये जो आप कह रहे हैं 36% लोग आदिवासी और दलित हैं, तो उनके बीच में अलायंस की जरूरत है। कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्राइबल लोग दलित लोगों को फॉरेस्ट राइट्स दिलाने में मदद कर सकते हैं, और दलित संगठन जो हैं, क्योंकि वो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट वगैरह पे ज़्यादा जानकार हैं, ज़्यादा काम किए हैं, वो आदिवासियों को उस पर मदद कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये लीगल काम में हम लोग SC और ST कम्युनिटी को इकट्ठे लाके एक अलायंस बनाने की कोशिश में हम लोग शायद मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मानस जी। मानस जी ने उड़ीसा के संदर्भ में जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी, और कैंपा को किस तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है उड़ीसा में, वो भी बताया। हमें भी शायद थोड़ा चेतक रहना चाहिए कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से फॉरेस्ट ऑफिसर्स कैंपा फंड को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सत्र को हम यहीं समाप्त करेंगे। उससे पहले बस मैं ये चाहूँगा कि यदि किसी के कमेंट्स हों या फिर कोई क्वेश्चंस हो तो वो हम अभी ले लेंगे, और मैं ये भी चाहूँगा कि यदि पैनल में कोई अपने आखिरी कमेंट्स रखना चाहता हो या आगे की स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ पक्ष रखना चाहता हो तो ज़रूर रखें। बस एक ही चीज मुझे लग रहा है कि हमको आंकड़ा एक याद करना चाहिए। ये स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट को स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेस्ट, संसद का एक कमेटी है फॉरेस्ट पर, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, यानी कि सरकारी रिपोर्ट है, आप और हमने नहीं बनाया, वन विभाग से उन्होंने पूछ के बनाया। उस सरकारी रिपोर्ट में आंकड़ा ये है कि पिछले मात्र 5 साल में 2.25 लाख एकड़ फॉरेस्ट जमीन कंपनियों को दी गई। मतलब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इसमें नहीं है, जैसे डैम वगैरह नहीं है, सिर्फ कंपनियों को, उद्योगों को दिया गया है 2.25 लाख एकड़ फॉरेस्ट की जमीन। उसके ऊपर है कुछ, उससे आधा, मतलब बहुत ही उससे 10-20% का है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डैम है, रोड है इत्यादि के लिए दिया गया। तो ये परिस्थिति में हम काम कर रहे हैं।
तो कोई भी सरकार जो है वन अधिकार किसी को देना नहीं चाहेगी जब वो पूरी जमीन वो कंपनियों को देना चाहते हैं। तो कंपनी माइनिंग के लिए, फैक्ट्रियों के लिए इत्यादि। तो दो तरफ से खतरे हैं। एक तो बिगड़े वन में तथाकथित जीर्णोद्धार के लिए वो दिया जाएंगे कंपनियों को, और दूसरा जंगल उठा के दे ही रहे हैं कि कंपनियों को तुम अपना जो है ना खदान निकालो, तो जो भी तुमको करना है। इस बीच में अगर हम फॉरेस्ट राइट्स का निकालना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल है। इसमें सबकी ताकत लगेगी, सबका समन्वय लगेगा, और वकीलों के साथ पब्लिक की जागरूकता, पब्लिक की ताकत और एक आम बुद्धिजीवी वर्ग का समझ भी इसमें लगेगा। ये सिर्फ ऐसा मामला नहीं है कि भाई जंगल, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जंगल का कुछ मामला है, हमारा मामला है नहीं, हमसे क्या लेना देना, ये फॉरेस्ट आदिवासियों का है जंगल का, हम तो वहाँ रहते नहीं है, हमको लेना देना नहीं है, हम तो शहर में रहते हैं और हमारे मुद्दे अलग हैं। पर जिस तरह से रेलवे सबका मुद्दा है, उसी तरह से ये संसाधन, ये देश की संपत्ति है और ये देश का बहुत बड़ा हिस्सा की जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। तो अगर आप फॉरेस्ट एरिया में रहें या नहीं रहें, अगर आप उससे कुछ मतलब डायरेक्ट ताल्लुकात है या ना है, फॉरेस्ट का जो राजनीति है ये हमारे देश के संविधान और लोकतांत्रिक आधार को बचाने वाले जो भी लोग नागरिक हैं, ये उनका मसला बनता ही है। और मध्य प्रदेश में वो 4-5 जिलों को छोड़ के जितने भी वकील हैं, आपका तो जरूर बनता है, क्योंकि हर जगह फॉरेस्ट का मसला खड़ा है। मेरे 2-3 सजेशन से अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो सकती है। मध्य प्रदेश में एक तो लैंड बैंक का, जो माधुरी बहन की चिंता भी है, तो लैंड बैंक का डेटा अगर ट्रैक कर पाए, है ना, क्योंकि उसमें सभी टाइप के डिस्प्लेसमेंट, डैम, जंगल और इन सबको हम ट्रैक करें और फिर उस पर कुछ लीगली कोई भी कार्रवाई अवेयरनेस की उसको हम करें। दूसरा एक है कि जो 2 नॉर्म्स हैं, क्योंकि मुझे मालूम है और बहुत सारे आरटीआईज में अगर आप लोग जानकारी निकालेंगे तो मध्य प्रदेश की विधानसभा और काफ़ी सारी चीज़ें जंगल की ज़मीन पे हैं। तो अगर कानून बेदखली का है तो आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है, तो शहर में जो जंगल की ज़मीन अभी भी जंगल मद में दर्ज है, तो उनको भी ट्रैक करें और उनको देखें कि बल्लभ भवन कहाँ पे स्थित है। तीसरा एक बड़ा मुद्दा, जो कि जमीन का मुद्दा, हमने गांव और जंगल की बात तो की, लेकिन शहरी विस्थापन और शहरी भूमि में जो टूटने का मकान और इसका आवास वाली जो पूरी प्रक्रिया है, जितना जंगल जरूरी है उतना ही शहर भी जरूरी है। तो शहर में देखें आप, गंदी बस्ती के नाम पर उनको उजाड़ने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है और JNURM और बाकी बहुत सारे पैसे उसमें से आए थे। वो पैसे की क्या लूटपाट हुई और लोगों को क्यों उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। अगर इस पर हम ट्रैक कर पाएँ और उस पर हम कुछ प्रोग्राम कर पाएँ या कुछ अवेयरनेस की चीज़ें हैं, क्योंकि मैं जबलपुर में स्पेशली हमारे यहाँ एक पूरी करीब 70, 80, 90 साल पुरानी बस्ती को ये कहते दिया गया कि आपने यहाँ पे अवैध कब्जा रखा है और फिर उनको शहर से बाहर फेंक दिया गया। वो बेसिकली मजदूर बस्ती है, तिलहरी बस्ती में वहाँ पे बसा दिया शहर के बाहर, और जहाँ पे लोगों के अपने आशियाने थे, जानवर थे, चीज़ें थी, उनकी आजीविका थी, क्योंकि मजदूर वर्ग में तो शहर में जो शहरी मजदूरी में जुड़े हुए, घरेलू कामगार मजदूरी में जुड़े हुए लोग थे, तो वो डिस्प्लेस होकर शहर से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर बाहर डाल दिया। तब उनके सामने अपने जीवन जीने का संकट भी खड़ा है, और अगर उस पर कुछ कार्रवाई करना है, कुछ केस करना है, अगर वहाँ पे आचरण मदद करे तो तिलहरी बस्ती का हम उसको प्रोवाइड करें, क्योंकि उस बस्ती को फिर से रिहेबिलिट करने में हमने बहुत मदद की लोगों को। आप वो शायद हमारे पास बहुत सारे वीडियोस भी हैं
कि जब उन्होंने हटा दिया तो तपती गर्मी थी और उन्होंने एक पॉलीथीन दे दी, उसमें बस डाल के रख दिया, उसके बाद बरसात हो रही, पानी हो रही, सांप निकल रहे हैं, मतलब एकदम जंगल पहाड़ में डाल दिया जहाँ कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। हालांकि फिर कलेक्टर और इनसे हमने बात की तो उन्होंने कुछ मूलभूत सुविधाएं तो दी, लेकिन अभी भी उस बस्ती के हाल बहुत अच्छे नहीं है। तो मुझे लगता है तिलहरी बस्ती जबलपुर पे अगर कुछ हो, और मुझे लगता है केवल ये जबलपुर की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में इस टाइप की बहुत सारी बस्तियां हैं जहाँ पे उनके मौलिक अधिकारों का हनन है, जीवन जीने के अधिकार का हनन है, उस मानव अधिकार के हनन का मामला बनता है, तो उसको जरूर देखना चाहिए। Just quickly do this now. Do 5 minutes. बस ये एडवोकेट सिद्धार्थ सिंह है जो दिल्ली में काम करते हैं और फॉरेस्ट राइट्स पे इन्होंने काफ़ी काम किया है। ये 2 जजमेंट्स आपके साथ बस शेयर करना चाहते हैं, तो हम सिद्धार्थ की बात करते हैं। सिद्धार्थ 5 मिनट में प्लीज रैप अप कर दीजिएगा। थैंक यू। These are 2 judgments of the African courts. The African courts and the Latin American courts on tribal rights. Start, Siddharth. Sound. Wait. Tell him to wait. Put the sound up. धन्यवाद साथियों। मैं कह रहा था कि 2 केसेस हैं जिसके बारे में बताना चाहूंगा। एक है इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का केस और एक है अफ्रीकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का केस। बट इन केस के बारे में चर्चा करने से पहले मैं बस एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जो डिस्कशन अभी हो रहा था, जो माधुरी मैम कह रही थी सैटेलाइट इमेजरी के बारे में, और कॉलेज सर ने भी ये बात उठाई कि सुप्रीम कोर्ट में ये सेंट्रल मुद्दा बन चुका है कि जीपीएस मेजरमेंट होना चाहिए क्लेमेंट के पास, और अगर क्लेमेंट के पास जीपीएस मेजरमेंट नहीं है तो उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। ये चीज जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी ही स्टेट गवर्नमेंट से एफिडेविट मंगवाया था, उस समय सभी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी कुछ गलतियों को माना था। महाराष्ट्र सरकार एक ऐसी स्टेट गवर्नमेंट थी जिसने अपने एफिडेविट में डिटेल में समझाया कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई। उसमें एक गलती जो महाराष्ट्र ने लिखी है वो ये कि हमने जीपीएस मेजरमेंट ना होने के आधार पर लोगों का क्लेम रिजेक्ट करा है। और उसके बाद सरकार ने खुद माना है कि जो फॉरेस्ट राइट्स रूल्स हैं उसमें जो रूल 12 का सब रूल 11 है, उसमें ये क्लियरली एक्सप्रेसली लिखा है कि जीपीएस मेजरमेंट पे इंसिस्ट नहीं कर सकते। अगर क्लेमेंट अपने एविडेंस के साथ सप्लीमेंट्री ये देता है कि मेरे पास जीपीएस मेजरमेंट है या कोई और नहीं कराता है तो वो अलग बात, लेकिन वो कंपल्सरी एविडेंस नहीं है और आप इंसिस्ट नहीं कर सकते। आप किसी को जबरदस्ती ये नहीं कर सकते कि आप जब तक जीपीएस नहीं दिखाओगे तो आपका क्लेम हम नहीं सेटल करेंगे। दूसरी चीज, जैसे माधुरी मैम ने कहा था कि जीपीएस मेजरमेंट अपने आप में एक अच्छा तरीका नहीं है फॉरेस्ट राइट क्लेम सेटल करने का, क्योंकि जो उसमें मार्जिन एरर है कि हर इमेज में 5 मीटर ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर 5 मीटर ऊपर नीचे होगा तो उसमें क्लेम का जमीन 1 एकड़ 2 एकड़ या 3 एकड़ की जमीन में काफी बदलाव आ सकता है। तो इसलिए जीपीएस मेजरमेंट ना ही एक अच्छा तरीका है ये जांच करने का और ना ही जरूरी तरीका है कानून में पहले से लिखा। अब मैं आना चाहता हूँ वो 2 मेरे की प्रेजेंटेशन में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। पोस्ट एक बार अलाउ कर सकता है शेयर फजल देखो 2 जजमेंट दिखाना चाहूंगा, उसमें कुछ एक नई दिखानी है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है पदर? Yes.
सबसे पहले मैं बताना चाह रहा था कि एमपी गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जुलाई 2019 में, उसके हिसाब से 6,24,000 क्लेम्स टोटल रिसीव हुए थे, जिसमें से आधे से ज्यादा 3,60,000 क्लेम्स फाइनली रिजेक्ट हुए थे और इनका इविक्शन होने वाला था और इन लाखों लोगों का को अपने घर से जंगल से हटाने की बात हो रही। जब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट डाला तो उन्होंने कहा कि हमारी एक कमेटी सेटअप की गई है जो चीफ सेक्रेटरी के अंडर की गई है। उसने कई ऑर्डर्स का सैंपल लिया और उन्हें देखा कि एक भी रिजेक्शन ऑर्डर जो दावेदार है, जो क्लेमेंट है, उसको नहीं दिया गया। एक भी नहीं दिया गया, ये भी नहीं कि 10% दिया गया, नहीं दिया था। एक भी ऑर्डर रिजेक्शन का क्लेमेंट को नहीं दिया गया। इसके कारण जो नॉर्मल प्रक्रिया है कि इंसान जो आदिवासी है वो फॉरेस्ट राइट्स कमेटी अगर उसका ऑर्डर नहीं देती तो एसडीएलपी के पास जा सकते हैं और उसके बाद डीएलपी के पास जा सकते हैं। किसी भी आदिवासी ने इसका प्रयोग नहीं किया। सिंपल कारण ये कि उनको कभी रिजेक्शन ऑर्डर दिया ही नहीं गया। तो इसके बाद वन मित्र को इंट्रोड्यूस किया। वो आप सब जो मध्य प्रदेश में काम करते हैं, आप सब जानते हैं कि इसमें क्या दिक्कतें आती हैं। कोई भी ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाएंगे तो उसमें क्या दिक्कतें आती हैं, ये सब आप बेहतर जानते हैं। अब मैं आता हूँ उस केस में जो कीनिया जो अफ्रीका में देश है, उसका एक केस अफ्रीकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स पे गया था, जिसमें कोर्ट ने ये बोला था कि सरकार ने जो वहाँ के आदिवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, उनकी जो जमीन पे अधिकार है उनका ठीक से उनकी प्रोटेक्शन और उनको रिस्पेक्ट नहीं किया। और कोर्ट ने फिर ये बोला कि अगर आपके पास कोई फॉर्मल कागज ना भी हो अपनी जमीन को लेकर, लेकिन अगर आप दिखा सकते हैं कि एक प्रथा चलती आ रही है कि आप उस जमीन के कब्जे, आप वो जमीन आपके कब्जे में है और आप उसको इस्तेमाल करे जा रहे हैं सदियों से या कई जनरेशन से, तो आपका उसके ऊपर अधिकार पता है, चाहे आपके पास कागज हो या ना हो। तो एक अफ्रीकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने भी बात कही है। उसके बाद निकारागुआ का एक केस है जो साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में एक देश है। वहाँ पे इसी तरीके से जो इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसने कहा था कि कस्टमरी प्रैक्टिस, मतलब प्रथागत अगर प्रथाएं आप दिखा सकते हैं उतना अपने आप ही दिखाइए या कोई सरकारी डॉक्यूमेंट दिखाइए। तो ये जो दस्तावेज पे जो जोर डाला जा रहा है ये गलत है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऐसे नहीं, इसको नहीं मानता है और कहता है कि बिना कागज के भी अगर आप दिखा सकते हैं कि ये जमीन आपके कब्जे में नहीं है तो वो मानी जाती है। और कानून में भी काफी हद तक ये लिखा है। चलो that puzzle take charge of this. जो नेक्स्ट सेशन है वो माइनॉरिटी राइट्स के लिए है, जिसमें मैं आमंत्रित कर रही हूँ एडवोकेट मोइन शेख जो कि हरदा से हैं। मोइन शेख साहब आइए। और ये एडवोकेट भी हैं और मनोवैज्ञानिक संविधान मानव अधिकार पर ये काम भी करते हैं और अल्पसंख्यक एवं दलित राइट्स के लिए भी काम करते हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ विजय सेन साहब, आइए ना। विजय सेन साहब मानव अधिकारों और नागरिक अधिकारों पर ये काम करते हैं और इनका मध्य प्रदेश लोकतांत्रिक अधिकार मंच से जुड़े हुए हैं। लव जिहाद के खिलाफ भी इन्होंने काम किया है और भोपाल में हाल ही में एक अभियान शुरू किया गया है जिसमें अभियान का जो नाम है वो है इश्क पर जोर नहीं। तो आज ये लव जिहाद के ऊपर भी बात करेंगे। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ माधुरी बहन के लिए, जो माधुरी बहन दलित और आदिवासी और मुस्लिम के हित के लिए बहुत कुछ उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए काम किया है। जहाँ आरा जी को भी मैं आमंत्रित करती हूँ, जिन्होंने अभी लेटेस्ट में जो उज्जैन, इंदौर और मंदसौर में जो आरएसएस द्वारा चंदा लेने की बात पर जो मुस्लिम लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ था उस पर इन्होंने फैक्ट फाइंडिंग किया है और इसलिए आप भी अपने बात को शेयर कर सकते हैं।
और हमारे बीच में एडवोकेट फजल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और इन्होंने HRLM की तरफ से काफ़ी सारे केसेस किए हैं दलित माइनॉरिटी राइट्स में। और हमारे साथ एक सुलेमान लुकमान जी हैं जिनके साथ हुआ था अभी लेटेस्ट में, वो अपना खुद बात को शेयर करेंगे, तो आप भी आइए। मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यकों के राइट्स के लिए तो जो बहुत कुछ ऐसे हैं, जैसे दूसरी जगह पे स्टेट में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी है। अभी जो कोरोना के टाइम लॉकडाउन के दौरान जो एक लेटेस्ट केस हुआ था, उसमें वो यहाँ तक कि मुसलमानों के साथ अत्याचार तो होते ही है, मगर अगर कोई मुसलमान जैसे दिखता है तो उसके साथ भी मुसलमान समझ के अत्याचार हो जाता है। वो एडवोकेट ही हैं, दिलीप बुंदेला नाम है उनका। जी जी नहीं वो नहीं आ रहे क्योंकि उनका पैर एक्सीडेंट हो गया, इसलिए नहीं आ रहे। उनके साथ भी ये हुआ था कि लॉकडाउन के दौरान जब 144 धारा निकली थी, धारा लगी थी, वो सिर्फ बाहर थोड़ा गए थे और उनको ये देख के कि उनकी दाढ़ी है और ये समझ के पुलिस वालों ने कि ये मुस्लिम है और उनके वो बहुत ज़्यादा उनके साथ मारपीट की और केस दर्ज कर दिया, FIR दर्ज कर दी। उन्होंने यहाँ तक कि अपना वीडियो भी बताया कि मेरा कोई इसमें वो नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने स्टेटमेंट में भी ये कहा कि ये मुसलमान जैसे दिख रहा था, इस वजह से हमने इनको पिटाई की। तो मीडिया और राजनेता का जो माहौल चल रहा है उसके अनुसार अगर मुसलमान और दलितों के साथ जो हो रहा है वो तो सबके सामने ही है। अगर कोई मुसलमान जैसा दिखता है तो उसके साथ भी अत्याचार होते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। फजल आप सबके इस सेशन को चलाएं। ये हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि अभी कोविड के दौरान से, जैसे इन्होंने बताया, एक एडवोकेट को सिर्फ ये समझ के कि उसको दाढ़ी है उसके ऊपर अत्याचार कर दिया, तो मानसिकता किस तरह से बदल रही है। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ही हो रहा है। मध्य प्रदेश इसलिए अभी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक कई 3 जगहों पे RSS मंदिर बनाने के लिए चंदा लेने गई और वहाँ के मेंबर ने वहाँ पे जो मुसलमान रह रहे थे उनको बहुत मारा और अलग अलग तरीकों से उनको परेशान किया। कुछ वीडियो में ये भी देखा गया कि पुलिस की गाड़ियां उनके साथ थी। मध्य प्रदेश एक अलग तरीके से आगे इन अत्याचारों में है क्योंकि जिस भी मुसलमान ने कंप्लेंट करने की कोशिश की उसके घर को भी तोड़ दिया गया। इस इंसिडेंट को बहुत डिटेल में मैं चाहता हूं कि माधुरी जी बताएं। ये जो भी 4 विलेजेस में, अच्छा ठीक है, जहानारा जो अभी वहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग करके आई हैं इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, इन सारे विलेजेस में, तो वो थोड़ा इसके बारे में हमें बताएंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हम कानूनी तौर से क्या क्या कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। इसमें जो हम लोगों ने जो मीडिया में दिखाया जा रहा था वहाँ फैक्ट फाइंडिंग करने का मतलब यही था कि आखिर हकीकत जाने की ऐसा आंदोलन क्यों हुआ, क्यों ही मुस्लिम को ही टारगेट बनाया गया। और सेम टू सेम तीनों जगह का पोजीशन एक ही हुआ, रैली जो RSS के द्वारा या यूँ कह रहे हैं कि बजरंग दल के द्वारा, क्योंकि उसमें 5 रैलियों की बात आ रही है कि 5 संगठन उसमें सम्मिलित थे, तीनों जगह की बात यही आ रही है। तो मैं फैजल जी की बात से सहमत हूँ कि जो इन्होंने कहा कि RSS वाले और पुलिस की गाड़ियाँ भी उसमें थी। जो वीडियो हमारे पास भी आए थे तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं उसमें कोई भी हस्तक्षेप मतलब कि उनको रोक नहीं रहे हैं। और जो वहाँ के
लोग हैं जो रैली निकाल करके निकल रहे हैं और नारे लगा रहे हैं और महिलाओं को भी गंदे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। और हमने जो उज्जैन की बेगम बाग की जो पोजीशन थी कि वहाँ के लोगों का कहना ये है कि महिला ने एक पथराव किया, वहाँ से रैली निकली तो लेकिन उस महिला को पकड़ा नहीं गया है, क्योंकि वो एक यादव के परिवार के घर में थी, वो किराए से रहती थी, उसके द्वारा पथराव किया गया, वो तो भाग गई। लेकिन उसके बगल वाले लोगों को एक मुस्लिम परिवार थे, अब्दुल जी का था, उनका मकान को गिरा दिया गया, उनके यहाँ भी किराए से मकान में रह रहे थे। और जो भी एक्शन लिए आपके अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जब उनका एक्शन लिया तो उनको ये कहा गया कि उनको 22-23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से अभी 5-6 लोगों को छोड़ दिया गया है। वहाँ का ये रिजल्ट निकला। अभी हम आएंगे जैसे कि इंदौर की चन्नाखेरी में जब गए तो वहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ सुबह इन लोगों ने 29 दिसंबर को रैली निकाली और वैसे तो कोई त्यौहार तो था नहीं कि आम आदमी जैसे त्यौहार होता है, दशहरा हो या और भी त्यौहार हो तो इसे रैली निकलती है, लेकिन ये जो त्यौहार तो नहीं था, लेकिन उनका मकसद सिर्फ केवल लड़ाई करना था, दंगे फसाद करना था। तो उन्होंने टारगेट बनाया कि एक आउट में कादिर साहब का कोई मकान था, वहाँ पास आते हैं और डायरेक्ट उन पे हमला करते हैं तलवार से और एक ही परिवार में 4 लोगों को घायल कर देते हैं, उनको लाठियों से भी पीटते हैं। और घर में एक छोटी सी बच्ची रहती 3 महीने की, मेरे पास कुछ वीडियो हैं जो हम लोगों ने देखा है हकीकत में कि क्या क्या वहाँ बात जलाए गए उनके मकान में। और इसमें जो एक चीज़ और हमने देखा था कि जब हम लोग पूछा कि आखिर कारण क्या था, क्यों आप लोग को मारे, क्या आप लोगों का उसमें कुछ हाथ था, बोले उन लोगों ने कहा नहीं मैडम, हम लोग चुपचाप यहाँ अंदर थे, ये तो मालूम हो चुका था कि उज्जैन में जब इस तरह का हादसा हुआ है और गिरफ्तार कर रहे हैं तो यहाँ भी इस तरह के इन लोग माहौल बना सकते हैं, तो इन लोग घर के अंदर ही थे। और जो नुकसान हुआ है, गाड़ियों को जला दिया गया है, मकानों के अंदर जो भी सोफे थे ये सब जलाए गए हैं, उनके पास खाने की चीज़ें भी अब नहीं है। और जो उनके एक व्यक्ति को गोलियां भी चलाई गई थी तो वो अभी घायल है, वो हॉस्पिटल में है, रखती हैं। और इसके बाद जो पुलिस प्रशासन की जो बात आ रही थी कि जो घायल व्यक्ति थे, जब वहाँ के लोगों ने कहा कि इसको हॉस्पिटल लेके जाएं तो वहाँ पे पुलिस भी ने भी मना कर दिया था, उल्टा जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे उन्हीं पे हावी हो रहे थे और वहाँ के लोगों को भी 22 लोगों को गिरफ्तार किए थे, जिसमें से उसमें भी अभी छोड़ दिया गया है। और फिर इसके बाद जब मंदसौर में हम 12 तारीख को गए दोरौना गाँव में, तो वहाँ का ये रिजल्ट निकल के आया कि वहाँ 2 दिन पहले पता चल गया था कि यहाँ भी रैली कोई निकलने वाली है और वहाँ की जो आबादी है करीब 150 की आबादी है, मतलब मेरे कहने मतलब कि 2000 की आबादी है। और जब वहाँ का हम लोगों ने रिसर्च किया कि आधी दूरी पे हिंदुओं का घर है और इस साइड में पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। जब उन लोग ने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया, SP को भी ज्ञापन दिया कि सर हमारे यहाँ भी ऐसा माहौल बन सकता है तो आप कृपा करके रोकिए उस चीज़ को। तो 29 दिसंबर को शाम 4-5 बजे के करीब वहाँ एक रैली निकलती है और मस्जिद पे चढ़ती है, नारे लगाते हैं और मुस्लिम समुदाय को गाली देते हैं। जो वहाँ का फीडबैक आया है मैं वो बता रही हूँ। और उसमें और जो मजारें थी, मजार के पास बाथरूम करके चले आते हैं, लेकिन हाँ एक दिन पहले वहाँ के पूरे समुदाय के लोगों को वहाँ से खाली कर दिया गया, मतलब कि उस गांव को बोल दिया गया अधिकारियों द्वारा कि आप लोग यहाँ इस गांव को खाली कर दें, उन लोग रैली ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर एक वीडियो जो वहाँ वायरल हो रहा है कि देख रहे हैं कि पुलिस बेकायदा देख रही है कि वो मस्जिद के ऊपर चढ़ रहे हैं, झंडे को निकाल रहे हैं, अपना झंडा लगा रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और औरतों को भी गंदा शब्द बोल रहे हैं, घर में घुस जाते हैं, लाखों रुपए का जो गाड़ियाँ हैं तोड़ फोड़ करते हैं, सामान को तोड़ देते हैं। और जो यहाँ हुआ है मंदसौर में, वहाँ का एक चीज निकल के आया कि जितने वहाँ मकान बने हुए थे सबके मीटर गायब हुए हैं, मतलब मीटर को निकाल दिया गया है। और कुछ जानवर हैं, माधुरी बहन भी उस जानवर की बात कर रही थी कि जो पशु उनके पाले हुए थे तो उन पे भी तलवार चलाए गए हैं। तो इस तरह से वहाँ का नुकसान हुआ है। अगर हम निर्णय लगाएं तो चंदनखेरी में तो 50 लाख का नुकसान हुआ उन लोगों का। तो इसके बाद हम लोगों ने जब ये पूरा रिजल्ट निकाले, जो डाटा निकल के आया,
तो हम लोग ने एसपी सर के पास गए हैं, मंदसौर के और इंदौर के भी सर से हम लोग मिले, जिसपे हम लोगों ने पूरी टीम के साथ ये बात की कि जो ये हादसा हुआ अब ऐसा माहौल दोबारा ना बने, इसका प्रयास किया जाए। जब रैली निकाली गई, एक तरफ शासन कह रही है कि कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 में हम इतने हजारों की संख्या में रैली नहीं निकाल सकते, परमिशन चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उन व्यक्तियों को कैसे परमिशन दे दिए कि जहाँ 5-5, 6-6 हजार के लोग की तादाद में निकल रहे हैं, तो वहाँ क्या कोविड-19 नहीं था, वहाँ कोरोना नहीं था। तो ये है कि अब इसकी भी जांच ही चल रही। हम लोगों ने मांगा है कि अगर आपने परमिशन दिया है तो किस हद पे दिया है, आप हमें वो प्रस्ताव दिखाएं। अगर ये रैली निकालने की आपने परमिशन दिया, जब आपको पता है कि हम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो फिर उस मोहल्ले से रैली को क्यों निकाला गया, ये भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है हम लोगों के लिए। बाकी जो हम वीडियो वायरल करते रहेंगे, अभी 2 वीडियो हमारे वायरल हो चुके हैं, इस पे क्या क्या हम रिपोर्ट डाल रहे हैं, और एक आज हम इसको भेजेंगे जिसपे पूरी डाटा हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उस पे। थैंक यू। तो एक बातें मैं जोड़ना चाह रही थी, तो इससे निष्कर्ष अपन क्या निकालते हैं। सबसे पहली बात है कि एक के बाद एक ये जो 3 घटनाएं हुई हैं मालवा निमाड़ में, उन तीनों में पुलिस मौजूद थी। एक आमतौर पर ये बताया जाता है दंगा था, उसने कुछ किया, फिर उसने कुछ किया, दंगा हो गया, उसका सही गलत एक अलग बात है। लेकिन इन तीनों घटनाओं में पुलिस सामने थी और पुलिस मौन थी। एक मंदसौर की घटना में जब लोग गए पुलिस के पास ये बोलने के लिए कि हमने सुना ये रैली आ रही है, क्योंकि वो सार्वजनिक, ऐसा नहीं है कि चुपचाप कोई आया, घोषणा हुआ था, तो पुलिस ने उनको यही बोला कि देखिए हमारी आपसे ये सिर्फ हम आपको ये सलाह दे रहे हैं कि आप यहाँ से हट जाइए, निकल जाइए, हम रैली को रोकेंगे नहीं। और रैली के आने से पहले पुलिस छतों में चढ़ के देखा कि कोई पत्थर वहां जमे रखे तो नहीं है, मतलब जहां से रैली गुजर रही है उस जगह का मुआयना किया पुलिस ने, लेकिन रैली का मुआयना नहीं किया। जो हथियार लेस रैली थी, हथियार थे सबके पास। और एक तरह से इसको अपन क्या मानेंगे, क्या ये गैर कानूनी नहीं है कि वो रैली चढ़ती है मस्जिद पर और हरा झंडा उतार के भगवा झंडा चढ़ाता है, तो क्यों? क्या ये गैर कानूनी नहीं है कि आप जानबूझ के जो है आपके ये सब धारा आपको मालूम है, तो 295 और 500 व्हाटएवर आपके ऐसा कि आप जो है ना जानबूझ के प्रवोक कर रहे हो पुलिस की मौजूदगी में, पहली बात। उसके बाद बढ़ के ये गए उज्जैन में, इसकी पृष्ठभूमि भी हमको थोड़ी समझनी पड़ेगी। उज्जैन में लगातार जनवरी और फरवरी में बहुत बड़ा, उसी बेगमबाग इलाके में रोड पर सीए एनआरसी के विरोध में लगातार बहुत बड़ा धरना चला, और उज्जैन में बहुत इस प्रकार से हुए हैं मसले, ट्रिपल तलाक पर बहुत बड़ी रैली निकली इत्यादि। उस सीए एनआरसी के धरने को डिस्टर्ब करने के लिए कई बार कोशिश की गई, क्योंकि वो इत्तेफाक से महाकाल का रास्ता भी उधर पास में से ही निकलता है, लेकिन अनुशासन पूर्वक उस धरने ने कोई मतलब रिएक्ट नहीं किया जब भी उनको प्रोवोक किया गया, और वो कुछ वहां पर नहीं हो पाया। तो शायद उस समय नहीं कर पाए तो अभी कर रहे हैं। तीसरी बात, मालवा में और निमाड़ में 2018 के चुनाव में बहुत बड़ा पलटवार हुआ और सत्ताधारी पार्टी का काफी कमजोर प्रदर्शन हुआ। तो शायद मालवा और निमाड़ में ये भी एक रणनीति है कि राजनीतिक किलाबंदी वापस, जो किले माने जाते थे वो किले ढहाए गए, वो वापस किलाबंदी करने के लिए ये एक कोशिश की जा रही है। चंदा मांगने वाली रैली, अच्छा ये चंदा, चंदनखेड़ी गांव एक गांव है, कोई शहर नहीं है कि आप मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हैं, एक हिंदू मोहल्ले में भी गए और आप एक मुस्लिम मोहल्ले में भी गए, हालांकि आपको नहीं जाना चाहिए था।
चंदनखेड़ी गांव एक गांव है, अलग से गांव है। आप चुन के चंदा मांगने के लिए पूरे इलाके को छोड़ के मुस्लिम गांव में क्यों गए आप? कहीं दूर से आप गए, उसी गांव में हम जाके हम चंदा मांगेंगे। और वहां पर हुआ है कुछ 5-6 घंटे तक ये रहा कि 11 बजे से 12 बजे तक 5 बजे कुछ पथराव हुआ है खेतों में से। ये भी वीडियो आपने एनडीटीवी रवीश के उसमें भी आपने देखा होगा, वो वीडियो है। खेत में से जा रहे हैं एक संपन्न मुस्लिम घर में, क्या नाम है उनका, क्या पटेल, कादिर पटेल, हाँ कादिर पटेल, उनके घर में जा रहे हैं। उनके मतलब, और जब घर से अंदर से कोई भाग के आता है, कुछ हाथ में कुछ है, तब ये लोग निकलते हैं। उनको इंसान नहीं मिले तो उन्होंने जानवर को मारा और पूरा घर उन्होंने जला दिए। खेत पार करते हुए चिन्हित करके उस घर में गए। वो रैली, ऐसा नहीं है कि रैली जा रहा था और ऐसा, एक तो वो रैली वहां से क्यों गुजरी। उसके बाद उज्जैन में और इधर चंदनखेड़ी में प्रशासन का क्या रुख रहता है? प्रशासन मुसलमानों की घर तोड़ती है। क्यों? उज्जैन में तो सबसे घिनौना, मतलब कोई कारण ही नहीं कि इस घर से पत्थर निकले थे। 2 महिलाओं ने पत्थर फेंका इस घर से, कोई इस घर को तोड़ो। फिर वहां जाके पता चलता है कि जैसे इन्होंने बताया कि घर मालिक तो मुस्लिम को हिंदू थे, किराएदार जिन्होंने पत्थर फेंका वो मुस्लिम थे, पर घर मालिक तो हिंदू थे। तो चलो इस घर को नहीं तोड़ते, बगल वाला घर जो है जो मुसलमान का, उसको तोड़ते हैं। और फिर चंदनखेड़ी में रोड वाइडनिंग के नाम से पूरे दोनों तरफ से घर तोड़ते हैं। तो ये इस पूरे चीज में नई चीज हमको देखने को आया है। नया है, खैर प्रशासन कई प्रकार के, शासन प्रशासन कई प्रकार के हथकंडे निकालते हर समय, लेकिन इसमें देखने को आया है कि ऐसा ये हिंदू मुस्लिम झड़प नहीं था। इसमें राज्य शासन डायरेक्टली शामिल था। डायरेक्टली मध्य प्रदेश सरकार इसमें शामिल थी। और मध्य प्रदेश सरकार यह भी कह रही है कि कौमवाद के नाम से या दंगों के नाम से, किसी भी नाम से, हम किसी भी नागरिक का घर तोड़ सकते हैं बिना नोटिस, बिना किसी भी प्रकार का कानूनी प्रक्रिया हम ये कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं आपका घर तोड़े, सामान निकालो, हम घर तोड़ रहे हैं आपका। यह सिर्फ मुसलमानों के लिए खतरनाक नहीं है, आप समझते हैं, ये सभी के लिए है। हमारा सरकार है, हम कभी भी आके, हम आपसे खफा हैं तो हम आके आपका घर 1 घंटे के नोटिस, बिना नोटिस का 1 घंटे सामान निकालो, हम घर तोड़ रहे हैं करके आपका घर तोड़ सकते हैं। यह घोषणा इन गांवों में हुआ है, चंदनखेड़ी में हुआ है और उज्जैन में हुआ है। मंदसौर में इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि रैली के निकलने तक वो मोहल्ले दोराना वालों को दबा के रखा, आप कुछ प्रतिक्रिया नहीं करोगे, हम कुछ नहीं करने देंगे, मतलब जो भी है। हम ये नहीं कह रहे कि प्रतिक्रिया होनी चाहिए, कोई समझदारी नहीं है कि आप कोई घुस रहा तो आप उस पर पत्थर फेंको, क्योंकि अंत में जो है मतलब वो खरबूजे और छुरी वाली बात है, कटता तो खरबूजा है ना। तो ये पर ये जो चीज हमको इस मामले में देखने को मिला है, और अभी घोषणा हुआ है कि 15 तारीख से कौन सा फरवरी तक हम हर जगह जा रहे हैं चंदा मांगने। तो ये कहां और होने वाला है और क्या शक्ल लेने वाला है, हम बहुत ही भयभीत और चिंतित हैं। और हम सबको इसके बारे में काफी सोचना चाहिए कि हम सिविल सोसाइटी कैसे खड़ा हो सकता है इस प्रकार के। हम मध्य प्रदेश को यूपी नहीं बनाना चाहते हैं, और यूपी मॉडल अभी फॉलो हो रहा है। लगभग घोषणा हो चुका है कि यूपी में जो राजकीय गुंडागर्दी है वो यहां पर भी वही मॉडल अभी यहां पर भी लागू होगा। विकास गया तेल बेचने।
तो ये हमारे लिए बहुत खतरे का एक समस्या। दूसरा, ये चंदा कौन है भाई, कौन ले रहे हैं? आप राम मंदिर के लिए ले रहे हो, राम मंदिर के लिए कितने कितने जगहों से पैसा आएगा? सरकार पैसा दे रही है, ट्रस्ट का कर रहे हैं, अब हर गली मोहल्ले से पैसा ले रहे हैं, उसकी कोई भी अकाउंटिंग हो रही है क्या? पहले तो ये होता था कि भाई गणेश बिठाने के लिए गणेश मंडल जो है ना भ्रष्टाचार करता था कि हर से, और लोग कहते थे अरे ये बच्चे ऐसे ही करते, वसूली करते, नहीं देंगे तो। अब क्या मतलब शासन करवा रही है कि कोई भी घूम के कोई भी चंदा ले रहा है जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटिंग नहीं है, और भ्रष्टाचार के लिए कोई भी गुंडा जाके जो है ना मतलब जा सकता है कि मैं राम मंदिर के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूं। ये कैसे संभव है? यहाँ कहीं लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ ये इस सवाल का भी हमको एक है। इसके साथ सिर्फ एक चीज और, मैं मध्य प्रदेश में क्यों बैठे हैं, माइनॉरिटी राइट्स की बात है, आपसे इजाजत से एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाह रही हूँ। ये मध्य प्रदेश वही जगह है जहां 2016 में टेलीविजन कैमरा पर एनकाउंटर हुआ है, टीवी पर एनकाउंटर होते हुए दिखा है कि 5 आदमी जो जेल से भागे हैं, 8 आदमी, वो हाथ लहरा है उसमें कि हम निहत्ते हैं, और अगला सीन ये है कि उनकी लाशें पड़ी हैं और एक थोड़ा जिंदा है तो आवाज आ रही है कि अरे ये थोड़ा जिंदा है, इसको भी मारो। और एसपी नॉर्थ अरविंद सक्सेना की वीडियो रिकॉर्डिंग है कि एक को भी जिंदा मत छोड़ो, मार डालो। तो ये क्या रूल ऑफ ऑर्डर लॉ है? और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि मारेंगे नहीं तो क्या बिरयानी खिलाएंगे? रूल ऑफ लॉ कहां है? और उसके बाद जो अभी एक कंटिन्यूइंग सिचुएशन है कि ये सिम्मी आरोपी थे जो 8 लोग जो जेल से भागे और फिर एनकाउंटर में, टेलीवाइज्ड एनकाउंटर में मारे गए। उसके बाद जो उनके को अक्यूज्ड हैं इन केसेस में, उनके साथ लगातार टॉर्चर हो रहा है भोपाल जेल में। ये मैं नहीं कह रही हूं, मैं तो कह ही रही हूं, उनके रिश्तेदार कह ही रहे हैं, लेकिन ये पाया है एनएचआरसी के एक इन्वेस्टिगेशन में। एनएचआरसी ने एक जांच किया जिसमें उन्होंने पाया कि धार्मिक द्वेष के साथ से प्रेरित उनके साथ उनके चोटें हैं, उनको वर्बल और फिजिकल अब्यूज किया जा रहा है, उनको रात में सोने नहीं दिया जा रहा है, उनको मतलब तरह तरह से उनके सेल में, बिना सेल के पंखे में रखा जा रहा है, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है जो इस देश में अवैध है। ये तमाम चीजें जो पाने के बाद जब हम कोर्ट, क्योंकि आप लोग वकील हैं, जब ये इतना, और उन्होंने सिफारिश दी कि जेल प्रशासन और डॉक्टर और तमाम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस मसले में शामिल लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए, और सुधार कैसे होगा उन्होंने कुछ सिफारिशें दी। उसका पालन नहीं किया गया। जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में माननीय अरुण मिश्रा जी ने एक लाइन का ऑर्डर दिया कि हम ये आर्टिकल 32 बनता ही नहीं है, ये राइट टू लाइफ का खतरा ही नहीं है, आप जाइए आप वापस हाई कोर्ट। और ये मामला अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जहां सरकार ने 1 साल लगाया जवाब देने में, और जवाब में सिर्फ ये बोला है कि ये सब इतने खतरनाक लोग हैं, इनके ऊपर ये केस हैं, और इन केसों में भाई वो खतरनाक लोग हैं, केस हैं, जेल में तो ऐसे ही रहते हैं ना, मतलब जिनके ऊपर रेप का आरोप है, जिनके ऊपर हत्या का आरोप है, जिनके ऊपर चाइल्ड रेप का आरोप है, जिनके ऊपर डकैती का आरोप है ना, उन सब लोगों के लिए जेल मैन्यूल है। लेकिन ये लोग इतने खतरनाक हैं कि जेल मैन्यूल के मामले या मतलब ह्यूमन राइट्स, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है, जस्टिस कृष्णा अय्यर के जजमेंट है कि आप जेल में जाने से आपके फंडामेंटल राइट्स समाप्त नहीं होते हैं, सिर्फ संशोधित होते हैं। उनके फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से खत्म किए जा रहे हैं और उनके कुरान शरीफ को फेंका जा रहा है, ऐसा आरोप है। और बहुत सारे कैदियों ने कुरान शरीफ को वापस लाइब्रेरी में जमा कर दिया कि आप रोज आके जो है ना उसको लात मारते हो, ये करते हो, हमसे देखा नहीं जाता, आप ही ले जाइए, हमको कुरान नहीं चाहिए। और ये बहुत ही मतलब गहरे मजहबी लोग हैं। तो इस प्रकार का मध्य प्रदेश में जब चल रहा है
और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये तो आखिरी नहीं है, हर पूरे देश में चल रहा है, मध्य प्रदेश में ही क्यों, लेकिन ये 2-3 चीजें, एक जो अभी जो नया दौर चल रहा है, एक एनकाउंटर जो टीवी पर दिखा है, उसके बाद मानव अधिकार आयोग के स्पष्ट पाए जाने के बाद भी जेल में टॉर्चर खत्म नहीं हो रहा है। ये कुछ 3 चीजें आपको एक बताता है कि किस परिस्थिति में ये प्रदेश जा रहा है। और जो लव जिहाद वगैरह के तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे साथी बात करेंगे। ये पूरे तरह से अवैध कानून है, अवैध ऑर्डिनेंस है हमारे संवैधानिक अधिकार के खिलाफ। और उस दिशा में, और पत्थर फेंकने के खिलाफ में कानून बनाएंगे चीफ मिनिस्टर। ये हमारे चीफ मिनिस्टर को क्या शोभा देता है कि वो कहते हैं मैं पत्थर फेंकने के खिलाफ में कानून बनाऊंगा, और उससे किसको वो धमकी दे रहे हैं वो अपन समझ सकते हैं, है ना। और लव जिहाद वगैरह के मामले में जिस प्रकार से प्रताड़ना हो रहा है वो तो अलग ही मसला है। मेरे ख्याल से दूसरे साथी उसके बारे में चर्चा करें। और इसके साथ कुछ चीजें में भी शायद